हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फिक्शन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2003 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है नोट्स ऑन अ स्कैंडल। नोट्स ऑन ए स्कैंडल जो हेलर का 2003 का एक उपन्यास है जिसे वाइकिंग प्रेस प्रकाशक द्वारा 5 जून 2003 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 256 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये लंदन के एक व्यापक स्कूल में एक महिला शिक्षक के बारे में है जो एक कम उम्र के छात्र के साथ रिलेशन शुरू करती है। कला शिक्षक बथशेबा यानी शेबा हार्ट को एक 15 वर्षीय छात्र स्टीवन कोनोली से प्यार हो जाता है जो एक वंचित पृष्ठभूमि से है और उसे साक्षरता की समस्या है। हालांकि वे अक्सर जोखिम भरी जगहों पर सेक्स करते हैं जिसमें स्कूल और हैम्पस्टेड हीथ शामिल है। युगल सफलतापूर्वक अपने सहयोगियों और परिवार से अपने संबंध को छुपाते हैं। शेबा अपने सहकर्मी बारबरा को बताती है कि उसके और कोनोली के बीच क्या हुआ है। हालांकि वह दावा करती है कि उसने केवल उसे चूमने की कोशिश की और उसने उसकी प्रकृति को हतोत्साहित किया। नंबर 2 पर है ओरिक्स और क्रेक। ओरिक्स और क्रेक कनाडा की लेखिका मार्गरेट एटवुड का 2003 का उपन्यास है। पुस्तक को पहली बार मैक्लेलैंड और स्टीवर्ट द्वारा 2003 को प्रकाशित किया गया था। इस फिक्शन के लिए 2003 के मैन बुकर पुरस्कार के साथ साथ 2004 के फिक्शन के लिए ऑरेंज पुरस्कार के लिए चुना गया था और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास स्नोमैन नामक एक चरित्र पर केंद्रित है जो कि आदिम और निर्दोष मानव समान जीवों के एक छोटे समूह के पास सर्वनाश के बाद की दुनिया में रहता है जिसे वह क्रेकर्स कहते हैं। फ्लैशबैक से पता चलता है कि स्नोमैन कभी जिमी नाम का एक लड़का था जो बहुराष्ट्रीय निगमों के वर्चस्व वाली दुनिया में पला बड़ा था, जिसने अपने कर्मचारियों के परिवारों को एक पतित बाहरी समाज से अलग करने और उनकी रक्षा करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त दीवारों का निर्माण किया था। नंबर 3 पर है द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम ब्रिटिश लेखक मार्क हेडन का 2003 का एक रहस्य उपन्यास है जिसे जोनाथन केप यूके, डबलडे यूएस और एंकर कनाडा द्वारा 1 मई 2003 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 274 पेज हैं और इसे पहली अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसका 36 अतिरिक्त भाषाओं में अनुवाद किया गया है। क्रिस्टोफर जॉन फ्रांसिस बुने व्यवहार संबंधी समस्याओं वाला एक 15 वर्षीय लड़का है जो अपने पिता एड के साथ रहता है और कहानी सुनाता है। वे बताते हैं कि उनकी माँ जूडी की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन लड़का वेरिंगटन के मृत शरीर की खोज करता है, यानी पड़ोसी का कुत्ते के मालिक श्रीमती शीयर्स पुलिस को बुलाती है और क्रिस्टोफर को गिरफ्तार किए जाने के संदेह के घेरे में आ जाता है। फिर पुलिस उन्हें सावधानी के साथ रिहा कर देती है। वह कुत्ते की मौत की जांच करने का फैसला करता है। अपने पूरे कारनामों के दौरान क्रिस्टोफर अपने अनुभवों को एक किताब में दर्ज करते हैं। नंबर 4 पर है द नॉन वर्ल्ड एडवर्ड पी जोन्स का 2003 का ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे अमिस्ताद प्रेस द्वारा सितंबर 2003 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 400 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इस उपन्यास ने 2004 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। 2005 में इसने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता जो अंग्रेजी भाषा में एक उपन्यास के लिए सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कार में से एक है। उपन्यास 1855 में हेनरी की मृत्यु की रात से शुरू होता है, लेकिन कहानी रैखिक नहीं है। पात्रों के लिए संदर्भ प्रदान करने के लिए और पात्रों की नियति को प्रकट करने के लिए समय में आगे बढ़ने के लिए कथा मूल रूप से दोनों को पीछे की ओर ले जाती है। कभी कभी मुक्ति के लंबे समय बाद अपने वंशजों की कहानियों को बताने के लिए भविष्य में दूर तक फैली हुई है। नंबर 5 पर है द बुक ऑफ सॉल्ट। द बुक ऑफ सॉल्ट वियतनामी अमेरिकी लेखक मोनिक ट्रुओंग का 2003 का पहला उपन्यास है जिसे ह्यूटन मिफ्लिन द्वारा 2003 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये एक वियतनामी रसोइया बिन्हा की आंखों के माध्यम से एक कथा प्रस्तुत करता है। उनकी कहानी पेरिस में उनके जीवन में ग्रटूड स्टिन और एलिस बी डोगलास के घर में रसोइया के रूप में केंद्रित है
और फ्रेंच औपनिवेशिक वियतनाम में उनके बचपन की यादों की पूरक है। इस पुस्तक को चेतना कथा की एक धारा के रूप में संरचित किया है, जिसमें बिन्ह की वर्तमान परिस्थितियों को उनके अतीत के एपिसोड के साथ मिश्रित किया गया है, जो 1920 और 1930 के दशक में पेरिस में लॉस्ट जनरेशन से बिट्स और लोगों और घटनाओं को दिखा रहा है। नंबर 6 पर है द किंग ऑफ टॉर्ट्स। द किंग ऑफ टॉर्ट्स अमेरिकी लेखक जॉन ग्रिश्म द्वारा लिखित एक रहस्यपूर्ण उपन्यास है, जिसे डबल डे प्रकाशक द्वारा 2003 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास एक मोहभंग सार्वजनिक रक्षक पर केंद्रित है, जिसका युवा ग्राहकों से एक जटिल कानूनी लड़ाई में ले जाता है, जो कानून के लिए उसके जुनून को बहाल कर सकता है। हालांकि अच्छी तरह से प्राप्त द किंग ऑफ टॉर्ट्स ग्रिश्म के कम लोकप्रिय उपन्यासों में से एक है। पूर्णकालिक लेखक बनने से पहले ग्रिश्म ने एक अमेरिकी कानूनी फर्म में काम किया। वह एक पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलिंग उपन्यासकार है, जो अपने कानूनी थ्रिलर के लिए जाने जाते हैं। पूर्णकालिक लिखने के लिए कानून छोड़ने के बाद वह एक बार एक मुवक्किल का बचाव करने के लिए अदालत कक्ष में लौट आया, जिसमें उसने वादा किया था कि वह आगे बढ़ेगा। नंबर 7 पर है मनी बॉल। मनी बॉल द आर्ट ऑफ विनिंग एन अनफेयर गेम माइकल लुइस की एक किताब है, जिसे W. नॉर्टन एंड कंपनी द्वारा 13 जून 2003 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसमें 288 पेज हैं। ये 2003 में ओकलैंड एथलेटिक्स बेसबॉल टीम और इसके महाप्रबंधक बिली बीन के बारे में प्रकाशित हुई है। मनी बॉल का केंद्रीय आधार ये है कि पिछली शताब्दी में बेसबॉल के अंदरूनी सूत्रों यानी खिलाड़ियों, प्रबंधकों, कोच, स्काउट्स और फ्रंट ऑफिस सहित का सामूहिक ज्ञान पुराना, व्यक्तिपरक और अक्सर त्रुटिपूर्ण है। आमतौर पर खिलाड़ियों का आकलन करने के लिए चुराए गए ठिकानों, रनों की बल्लेबाजी और बल्लेबाजी का औसत जैसे आंकड़े खेल के बारे में 19वीं सदी के दृश्य और उस समय उपलब्ध आंकड़ों के अवशेष हैं। नंबर 8 पर है द काइट रनर। द काइट रनर अफगान अमेरिकी लेखक खालिद हुसैनी का पहला उपन्यास है, जिसे रिवर हेड बुक्स द्वारा 29 मई 2003 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 371 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास काबुल के वजीर अकबर खान जिले के एक युवा लड़के आमिर की कहानी कहता है। आमिर एक धनी पश्तून लड़का और हसन एक हजारा लड़का, जो आमिर के पिता के नौकर अली का बेटा है, अपने दिन पतंगबाजी में काबुल के शांतिपूर्ण शहर में बिताते हैं। पतंग उड़ाना उस भयावह वास्तविकता से बचने का एक तरीका था जिसमें 2 लड़के रह रहे थे। हसन आमिर के लिए एक सफल पतंग धावक है। वह जानता है कि पतंग बिना देखे कहाँ उतरेगी। दोनों लड़के बिना माँ के हैं। आमिर की माँ की मृत्यु प्रसव में हो गई, जबकि हसन की माँ सनाउबर ने उन्हें और अली को छोड़ दिया। नंबर 9 पर है द दा विंसी कोड। द दा विंसी कोड डैन ब्राउन का 2003 का मिस्ट्री थ्रिलर उपन्यास है, जिसे डबल डे प्रकाशक द्वारा अप्रैल 2003 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 689 US हार्डबैक और 489 US पेपरबैक पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। रॉबर्ट लैंगडन के चरित्र को शामिल करने वाला ये ब्राउन का दूसरा उपन्यास है। उपन्यास एक वैकल्पिक धार्मिक इतिहास की खोज करता है, जिसका केंद्रीय कथानक ये है कि फ्रांस के मेरोविंगियन राजा यीशु मसीह और मैरी मैगडलीन रक्त रेखा से निकले थे। इसकी कहानी क्लाइव प्रिंस के द टेम्पलर रहस्योद्घाटन 1997 और मार्गरेट स्टारबर्ड की पुस्तकों से प्राप्त विचार से निकली है। पुस्तक में द होली ब्लड एंड द होली ग्रेल 1982 का भी उल्लेख है। हालांकि डैन ब्राउन ने कहा है कि इसका उपयोग शोध सामग्री के रूप में नहीं किया गया था। नंबर 10 पर है द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ। अमेरिकी लेखक ऑड्रे निफेनेगर का पहला उपन्यास है, जिसे मैकएडम केस द्वारा 2003 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 546 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। NBC टुडे पर लेखक और पारिवारिक मित्र स्कॉट टूरो के समर्थन के बाद पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई। मार्च 2009 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में उपन्यास की लगभग 2.5 मिलियन प्रतियां बिक चुकी है। वैकल्पिक प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उपन्यास हेनरी डी टैम्बल शिकागो में न्यूबेरी लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन की कहानी को बताता है, क्योंकि वह एक बच्चे से मिलने जाता है जो बाद में उसकी पत्नी क्लेयर एनी एब्शायर बन जाएगा।
वह कलाकार जो समय यात्रा करने की अपनी अनियंत्रित क्षमता की सहायता से कागज की मूर्तियां बनाता है। हेनरी को एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसे बाद में क्रोनो इम्पेयरमेंट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।